दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। साथियों, कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमें जीने की असली कश्मकश दिखाती हैं, जिसमें इंसान की साहस और हिम्मत का परिचय होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी जिन्होंने अपनी जिंदगी के लिए एक भयावह संघर्ष का सामना करा, जिसका नाम है बेक वेदर्स। उनकी कहानी माउंट एवरेस्ट की उन चढ़ाइयों में से एक है जो उन्हें सिर्फ एक क्लाइंबर ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा का स्तंभ भी बना देती है। बेक वेदर्स एक फिजिशियन थे। उनका यह सपना था कि अपनी ज़िंदगी से बाहर निकलकर कुछ नया करना है, जो उन्हें उनकी ज़िंदगी की कठिनाइयों से निकालकर बाहर ले जाए। उनका सपना था एवरेस्ट पर चढ़ाई करना, पर उन्हें पता था कि एवरेस्ट पर चढ़ना कोई मामूली काम नहीं है। यह एक झंझट भरा सफ़र है। यह सब जानने के बाद भी वे अपना शौक पूरा करने निकल पड़े, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती। अब उनका सपना पूरा करने का समय आ चुका था। ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का एक प्रेरणादायक सफ़र बनने वाला था, जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। उनका ये सफ़र केवल भौगोलिक चुनौती ही नहीं, बल्कि उनके संघर्ष की एक कहानी भी है। इस सफ़र ने न केवल उनकी शारीरिक क्षमता को परखा, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता का भी भरपूर एग्जाम लिया। वेदर्स कई सालों से एक उत्साही पर्वतारोही थे। अब तक उन्होंने कई शिखरों पर चढ़ाई की थी, लेकिन माउंट एवरेस्ट ने उन्हें सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आकर्षित किया। वो अपनी सारी ऊर्जा इस चढ़ाई में लगाने के लिए तैयार थे और खुद को जितना जरूरी था उतना आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार थे। हालांकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उनकी शादी खराब हो गई थी। लेकिन उनकी पत्नी ने उनके लौटने पर उनसे तलाक देने का फैसला कर लिया था। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उत्सुक उन्होंने अपनी सारी परेशानियों को हवा में उड़ा दिया। बेक ने एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कई महीनों की तैयारी की। उन्होंने न केवल शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दिया, बल्कि उच्च ऊंचाई पर रहकर अपने शरीर को कैसे अनुकूलित करना है, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग भी ली। बेक और उनकी टीम ने विभिन्न पर्वतों पर चढ़ाई की ताकि वे अपनी सीमाओं को समझ सकें और आपस में सामंजस्य स्थापित कर सकें। 10 मई 1996 को बेक और उनकी टीम ने काठमांडू से उड़ान भरी और माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अंतिम तैयारियां की और चढ़ाई के लिए अपना सामान व्यवस्थित किया। सब कुछ ठीक था। उत्साह से भरे हुए बेक ने अपने साथी पर्वतारोहियों के साथ चढ़ाई की तैयारी की। बेक के भाग्यशाली अभियान का नेतृत्व अनुभवी पर्वतारोही रॉब हॉल ने किया। हॉल न्यूजीलैंड के एक अनुभवी पर्वतारोही थे, जिन्होंने 7 शिखरों में से प्रत्येक पर चढ़ने के बाद एक साहसिक पर्वतारोहण कंपनी बनाई थी। वो पहले ही 5 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुके थे और अगर उन्होंने कह दिया कि ट्रैक सही है तो सही है, किसी को भी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मई की उस सुबह पर्वतारोहियों का वो दल पर्वतारोहण के लिए निकल गया। मौसम साफ था, टीम में उत्साह था, ठंड थी, लेकिन शुरुआत में शिखर तक 12 से 14 घंटे की चढ़ाई हवा की तरह लग रही थी। हालांकि जल्द ही बेक वेदर्स और उनके दल को एहसास हो गया कि पहाड़ कितना
क्रूर हो सकता है। जैसे ही बेस कैंप से आगे बढ़ते हैं, बर्फीले रास्ते और तेज हवाएं और ठंडी रातें उनके सामने आ जाती हैं। पहाड़ की चढ़ाई हर कदम पर एक नई चुनौती थी। कई बार उन्हें बर्फ और चट्टानों के बीच संतुलन बनाना पड़ता था। बेक और उनकी टीम ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और एकजुट होकर चढ़ाई जारी रखी। बर्फीली चढ़ाई के बीच वे धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, पर जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचते जाते हैं, मौसम तेजी से बिगड़ने लगता है। बर्फ की चादर और तेज हवाएं उनके रास्ते को रोक रही थी और उनकी गति को धीमा कर दिया था। चढ़ाई के दौरान अचानक मौसम खराब होने के कारण और तेज हवाओं और बर्फबारी ने उनकी आगे देखने की क्षमता को खत्म कर दिया था। चढ़ाई चढ़ने से पहले वेयर्स ने अपनी आंखों को ठीक करने के लिए एक सर्जरी करवाई थी, बेहतर दृष्टि के लिए। लेकिन उनके कान्या में प्रभावी रूप से छोटे छोटे चीरे लगाए गए थे। दुर्भाग्य से अभी उनकी आंखें पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी और ऊंचाई ने उनके अभी अभी ठीक हो रहे कॉर्निया को और अधिक विकृत कर दिया, जिससे अंधेरा होने पर वे लगभग पूरी तरीके से अंधे हो गए। जब टीम लीडर हॉल को यह पता चला कि वेयर्स अब देख नहीं पा रहे, तो उन्होंने उसे पहाड़ पर आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसे पगडंडी के किनारे खड़े रहने का या आराम करने का आदेश दिया, जबकि और टीम मेंबर्स को वो ऊपर ले गए। अनिच्छा से वेयर्स सहमत हो गए। जब उनके साथ साथी शिखर पर चढ़ रहे थे, तो वे वहीं रुककर उनका इंतजार करते रहे। कई समूह उनके पास से गुजरे, उन्हें अपने कारवां में जगह देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अपने ग्रुप का इंतजार करने लगे, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। अपनी टीम से अलग होने के बाद वेयर्स को अत्यधिक ठंड और थकान का सामना करना पड़ा। ऊंचाई पर होने के कारण उनका दिमाग धुंधला हो गया था। उन्होंने अपने जीवित रहने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। कई बार उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन ठंडे और ऊंचाई के कारण वे काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। इसी बीच अचानक मौसम ने एक गंभीर मोड़ ले लिया। शुरू में मौसम साफ था और सभी पर्वतारोही अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। तेज हवाएं और बर्फबारी ने उस शांत और उज्जवल दिन को काले बादलों में बदल दिया। जैसे ही बर्फबारी और ठंडी हवाएं शुरू हुई, उनकी टीम ने समझा कि उन्हें जल्द ही सुरक्षित स्थान पर लौटना होगा। लेकिन बेक अभी अपनी टीम से अलग थे। यह पल उनके लिए एक बुरा सपना बन गया। वे अपनी साथियों को देखने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन बर्फ और ठंड ने उनकी आवाज को निगल लिया। धीरे धीरे बेक के सोचने की क्षमता कम होने लगी। बेक के लिए अकेले बर्फ और ठंड में रहना एक भयानक अनुभव था। बेक को ठंड के साथ साथ अपने जीवन की भी चिंता थी। उन्होंने अपने जीवन के लिए संघर्ष करना शुरू किया। ठंडी हवा उनके चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रही थी और बर्फ के भीतर एक गहरी चुप्पी थी। यह ऐसा था जैसे प्रकृति ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी टीम को ऊपर गए लगभग काफी समय हो चुका था।
वेयर्स को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ट्रेल के किनारे अकेले होने के कारण उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब तक कि उनके पास से कोई निकल न जाए। शाम 5 बजे के कुछ समय बाद एक पर्वतारोही नीचे उतरा, जिसने वेयर्स को बताया कि उनकी टीम ऊपर फंस चुकी है। यह जानते हुए भी कि उसे पर्वतारोहियों के साथ नीचे जाना चाहिए, उन्होंने फिर भी अपनी टीम का इंतजार करना सुनिश्चित किया। उन्होंने उस मेंबर से कहा कि वे उसके साथ नीचे नहीं आ रहे हैं। उसके बाद वे सोचते रहे, क्या मैं सच में जिंदा रह पाऊंगा? क्या मुझे अपने परिवार से फिर मिलने का मौका मिल पाएगा? इस ठंड में उनकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई। बेक ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक शेल्टर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। बेक ने अपने अंदर शक्ति को जगाने की कोशिश की। उनकी सोच थी कि अगर मैं जीता तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होगा। वो बर्फ में अपने पैरों को जमाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। बेक की इच्छा शक्ति उन्हें जीवित रखने में मदद कर रही थी। इसके बावजूद की स्थिति बेहद कठिन थी। बेक के लिए यह पल बहुत दर्दनाक था। अकेलेपन के एहसास ने उनके मन में निराशा भर दी थी। उनकी आंखों के आगे जब अंधेरा छाने लगा तो उन्हें अपने जीवन की याद आई। वे अपने परिवार, दोस्तों और अपने पिछले अनुभवों को याद करते रहे। वे सोचते रहे कि क्या यह उनका अंत होगा या वे फिर से अपने घर लौट जाएंगे। जब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर बर्फबारी शुरू होती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तो माहौल एक भयानक बदलाव का सामना करता है। चारों ओर सफेद चादर सी बिछ जाती है, जो एक सुंदर दृश्य की तरह दिखती तो है, लेकिन इसका चेहरा बहुत भयावह होता है। ठंडी हवा जैसे एक तेज धारदार चाकू की तरह चेहरे पर ठनक मारती है और शरीर को सिकोड़ देती है। इस कठिनाई में अकेलेपन और असहायता महसूस होती है। हर कदम एक युद्ध बन जाता है और दिमाग में केवल एक ही सवाल पूछता है, क्या मैं जीवित रहूंगा? जब हाथ और पैर शून्य पड़ने लगते हैं, तब मन में डर घेर लेता है, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी मौजूद होती है। परिवार की यादें और जीवित रहने की इच्छा ठंडी हवाओं और बर्फ के बीच एक नई शक्ति का संचार करती है। यह समय न केवल भौगोलिक चुनौती होती है, बल्कि अपने भीतर के डर का सामने करने का भी समय होता है, जहां साहस और धैर्य के बीच एक पतली सी रेखा होती है। अब इस कठिनाई में बेक का मन उसे धोखा देने लगता है। अकेलेपन और डर उसके अंदर की शक्ति को कमजोर करने लगता है। अब बेक के लिए यह जरूरी था कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और अपनी स्थिति का सही आकलन करे। जब बर्फबारी के बीच हर चीज धुंधली हो जाती है, तब उसे एक निर्णय लेना होता है। क्या वो हार मान लेगा या फिर जीने की कोशिश करेगा? उसकी सोच और दृढ़ता ही उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। जब बेक को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जाग उठती है। मैं हार नहीं मानूंगा। वह सोचता है यह जीवित रहने की ललक ही उसे ठंड से लड़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठंड और बर्फ के बीच उसकी इच्छा शक्ति उसे जीवित रखने का एक साधन बन जाती है। इस संघर्ष में अन्य पर्वतारोहियों के साथ
बेक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। जब वो खुद को अकेला महसूस करता है, तब दूसरों की मदद और सहयोग उसे यह याद दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है। यह साझेदारी चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, उसे आगे बढ़ने का साहस देती है। जब माउंट एवरेस्ट की बर्फीली ऊंचाइयों पर बेक वेदर्स की स्थिति गंभीर हो गई, तब उनकी खोज के लिए एक जटिल रेस्क्यू मिशन का आगाज हुआ। यह कहानी उस साहस और समर्पण की है जो पर्वतारोहियों और बचाव टीमों ने दिखाई। 10 मई 1996 के बाद जब बेक और उनकी टीम के साथी गायब हो गए, तब उनकी अनुपस्थिति से रेस्क्यू टीम में चिंता की लहर दौड़ गई। मौसम की परिस्थितियां अत्यंत कठिन थी और कई पर्वतारोहियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब बेक और उसके साथी वापस नहीं लौटे, तो उनकी टीम के लिए रेस्क्यू मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया। बचाव टीम में शामिल होने के लिए विभिन्न टीमों को एकत्र किया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था जिसमें पर्वतारोही, बचाव कर्मी और विशेषज्ञ शामिल थे। ठंड और बर्फबारी के बावजूद बचाव टीम ने हिम्मत नहीं हारी। वे बर्फ की मोटी परतों और ठंडी हवाओं के बीच आगे बढ़कर रेस्क्यू के लिए तैयार थे। तूफान के दौरान नीचे उतरते समय फेयर्स और उनके कई साथी तूफान की वजह से भ्रमित हो गए थे और अपने बेस कैंप को नहीं ढूंढ सके थे। कई घंटों बाद जब तूफान रुका, तो वेयर्स इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें और उनके 4 साथियों को वहीं छोड़ दिया गया ताकि दूसरे लोग मदद मांग सकें। ठंड और तूफान के कारण वेयर्स हाइपोथर्मिक कोमा में जा चुके थे। कई अभियान में छोटे दलों द्वारा उन्हें 2 बार मृत समझकर छोड़ दिया गया था, लेकिन उम्मीदों को धता बताते हुए वेयर्स अपनी हाइपोथर्मिक कोमा से बाहर आ गए। जब वे जागे तो उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी। वह ठंड और बर्फ के बीच फंसे हुए थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों तक भूखा रहने के कारण उनका शरीर कमजोर हो चुका था। शरीर की थकावट, ठंड और मानसिक स्थिति ने उन्हें गहरे अंधकार में धकेल दिया था। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और जीवित रहने की कोशिश करते रहे। बचाव दल को उन्हें खोजने में कई दिन लग चुके थे। तीसरे दिन बचाव टीम ने बेक को देखा और उन्हें बर्फ में दबा हुआ पाया, लेकिन वो जीवित थे। उनको जीवित देखकर हर किसी की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। बेक को सुरक्षित निकालने के लिए टीम ने उन्हें सहारा दिया और धीरे धीरे बर्फ से बाहर निकाला। बचाव के बाद बेक की हालत बेहद गंभीर थी। उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता की आवश्यकता थी। उनका शरीर अत्यधिक कमजोर हो चुका था। उन्हें गर्मी और पोषण की तत्काल आवश्यकता थी। उनको बचाने के बाद बचाव टीम ने राहत की सांस ली। जब वेदर्स को बचाया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर चीनी मिट्टी के बने हुए थे। उनमें लगभग कोई संवेदना नहीं थी। जैसे ही वो निचले स्तर के शिविर पर पहुंचे, वहां मौजूद पर्वतारोही दंग रह गए। हालांकि उनका चेहरा ठंड से काला पड़ गया था। जैसे ही उनके बचने की एक अविश्वसनीय कहानी बेस कैंप पर वापस आई, तो कई पर्वतारोहियों को अधिक सदमा लगा, क्योंकि उन्हें 2 बार मृत समझकर छोड़ दिया गया था। बेकवेयर्स न केवल चल और बोल रहे थे, बल्कि वे मृत्यु से वापस आ गए थे।
उनकी पत्नी को यह बता दिया गया था कि सफ़र के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, पर अब वह उनके सामने खड़ा था, टूटा हुआ लेकिन पूरी तरह से जीवित। कुछ ही घंटों में बेस कैंप के तकनीशियनों ने काठमांडू को सूचित कर दिया था और उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेज रहे थे। यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। ठंड के कारण उनके शरीर के कई अंग जैसे नाक और हाथ की उंगलियां खराब हो चुकी थी, जिन्हें बाद में काटना पड़ा। बाद में उन्होंने कहा था, मुझे लग रहा था मैं बिस्तर पर हूं, पर यह बिस्तर नहीं था, यह कोई सपना नहीं था। उन्होंने कहा यह वास्तविक था और मैं सोचने लगा कि मैं पहाड़ पर हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ हूँ। अगर मैं उस स्थिति में वहाँ से नहीं उठता, अगर मैं खड़ा नहीं होता, अगर यह मैं सोचना शुरू नहीं करता कि मैं कहाँ हूँ और वहाँ से कैसे निकलूँ, तो यह बहुत जल्दी वहीं पर खत्म हो जाता। बेक वेदर्स के लिए ये जीवित रहने की नहीं बल्कि मानवता, साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी थी। जब चारों ओर बर्फ और ठंड का साया होता है, तब एक दूसरे की मदद करने की भावना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रेस्क्यू का यह मिशन ये दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और साहस कभी खत्म नहीं होते। बेक की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम एकजुट होकर किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। बेक वेदर्स के लिए यह न केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई थी, बल्कि एक सच्चाई भी थी। जीवन का मूल्य क्या होता है? जब उन्हें बचाया गया, तब केवल उनका शरीर ही नहीं, बल्कि उनके मन में भी एक नई आशा का संचार हुआ। बर्फ के बीच बिताए उन कठिन दिनों ने उन्हें यह सिखाया कि जब तक इंसान के भीतर जीने की इच्छा है, तब तक वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। अंत में जब वेदर अपने परिवार से मिले, तो उन्हें अपने परिवार को गले लगाया। तब उन्होंने समझा कि हर जीवन की कहानी, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंततः उम्मीद और प्यार से भरी होती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि संकट के समय धैर्य और साहस ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी बेक वेदर्स के संघर्ष की और उनके कठिन परिस्थितियों में सर्वाइवल की। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और आप और भी अद्भुत, प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगी हर कहानी में एक नया अनुभव, यहाँ आपको मिलेगा हर कहानी में एक नया अनुभव, एक नई प्रेरणा। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ और सुनिए और भी बेहतरीन कहानियाँ जो आपके दिलों को छू जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।